स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और किन्हीं दो बिंदु आवेशों के निकाय की रचना करने में उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और किन्हीं तीन बिंदु आवेशों के निकाय की रचना करने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा अर्थात एकल बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश और तीन बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित किए थे। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल युग्म आघूर्ण कितना लगता है और एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र क्या होगा। और बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसके लिए सूत्र स्थापित करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और इन तीन डेरिवेशन में से या तो कोई एक डेरिवेशन परीक्षा में पूछा जाता है और इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है वो भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक एक अवधारणा बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझाएंगे आपको। कक्षा को पूरा अंत तक अटेंड करें और साथ में नोट्स भी बनाते चलें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना derivation of formula for moment of couple oblique torque acting on an electric dipole placed in a uniform magnetic field तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को देखेंगे। यह समांतर एवं समदूरस्थ रेखाएं होती हैं। इसके बाद इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। फिर इस वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर लगने वाले वैद्युत बल को देखेंगे और देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर ये जो बल लग रहे हैं तो क्या यह बल बलयुग्म की रचना करते हैं। अगर यह बल बलयुग्म की रचना कर रहे हैं तो फिर बलयुग्म आघूर्ण को ज्ञात करेंगे। तो अपन लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। तो बच्चों ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हैं। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींची गई और ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसकी जो तीव्रता है वो वेक्टर ई है। अब बच्चों इसके अंदर हम एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। तो ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा है। वैद्युत द्विध्रुव का नाम है AB और इसका जो पहला आवेश है बच्चों
वो है हमारा ऋण Q आवेश, ऋण Q आवेश, और जो इसका दूसरा आवेश है वो है धन Q आवेश। क्लियर बच्चों? तो वैद्युत द्विध्रुव का नाम है AB और इसका पहला आवेश है ऋण Q आवेश और दूसरा आवेश है धन Q आवेश। तो ये है हमारी वैद्युत द्विध्रुव AB। इसकी लंबाई है बच्चों 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है और इसका नाम AB, इसके आवेशों की मात्राएं Q, और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखी है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये है और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव के जो अक्ष की दिशा होती है, वो वैद्युत द्विध्रुव के ऋणावेश से धनावेश को मिलाने वाली रेखा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से वैद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बना है बच्चों वो हमारा थीटा है। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के जो धन Q आवेश पर लगने वाला बल है, इस बल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए धन Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। 1 कूलाम पर लगता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर बल, तो Q कूलाम पर लगेगा 1 का Q गुणन, अर्थात धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में EQ बल लगने वाला है, EQ बल लगेगा। और बच्चों जो ऋणावेश पर वैद्युत बल लगेगा वो भी हमारा EQ ही होगा, लेकिन उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। तो ऋणावेश पर लगने वाला बल भी EQ है, लेकिन ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत है। तो बच्चों ये यहां पर हमारा ये धनावेश पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा है और ये ऋणावेश पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा है। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच जो लंबवत दूरी है बच्चों वो ये बनेगी और इसको हम BC से समझा देते हैं। अर्थात बिंदु B से ये ऋणावेश पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा को आगे बढ़ा करके, पीछे बढ़ा करके हमने बिंदु B से एक लंब डाला है और इस लंब की लंबाई है BC। तो बच्चों किसी भी निकाय पर लगने वाले बल के द्वारा बलयुग्म की रचना हो, इसके लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहला, दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के धन Q आवेश पर जो EQ बल लग रहा है और ऋण Q आवेश पर जो EQ बल लग रहा है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले दोनों बलों का परिमाण समान है। दूसरी बात बच्चों, इनकी क्रिया रेखाएं विपरीत होनी चाहिए। तो धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल आरोपित हो रहा है। तीसरी बात बच्चों, ये दोनों क्रिया रेखाएं एक दूसरे से होकर नहीं गुजरनी चाहिए। तो ये दोनों ही क्रिया रेखाएं एक दूसरे से होकर नहीं गुजर रही। ऐसी स्थिति में बच्चों जैसे ये हमारा एक मार्कर है और मार्कर पर एक बल हमने इस दिशा में लगाया है, दूसरा इस दिशा में लगाया है, तो जब इस तरह के बल लगेंगे तो मार्कर जो है वो हमारा घूर्णन गति करने लगेगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म आघूर्ण आरोपित होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले दोनों बल इस स्थिति पर बलयुग्म की रचना कर रहे हैं। तो बच्चों जब बलयुग्म की रचना हो गई तो हमें बलयुग्म आघूर्ण निकालना है और बलयुग्म आघूर्ण के लिए जो सूत्र होता है वो बलयुग्म आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। तो आइए बच्चों इसको डिटेल में समझते हैं कि ये पूरी बात पेपर में इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए कैसे आप लिख कर आएंगे। तो सबसे पहले आपको लिख देना है, चित्रानुसार माना एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में वैद्युत द्विध्रुव AB रखी है जिसके आवेशों की मात्रा Q एवं लंबाई 2L है। इसके बाद बच्चों आप कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के धन Q आवेश पर आरोपित वैद्युत बल, वैद्युत द्विध्रुव के धन Q आवेश पर आरोपित वैद्युत बल निम्न प्रकार है। तो बच्चों धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो वो बल हो जाएगा हमारा वेक्टर F इक्वल्स टू या F इक्वल्स टू EQ कामा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसी तरह बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के ऋण Q आवेश पर आरोपित वैद्युत बल
निम्न प्रकार होगा। तो ये होगा बच्चों हमारा F इज इक्वल टू ई क्यू वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो बच्चों चूंकि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले ये दोनों बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत हैं, अतः यह बल युग्म की रचना करते हैं। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित दोनों बलों का परिमाण समान, दोनों बलों का परिमाण समान एवं दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती है। अतः ऐसे बल बलयुग्म की रचना करेंगे, बलयुग्म की रचना करते हैं। तो बच्चों ये दोनों बल बलयुग्म की रचना करते हैं, तो फिर इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? तो चूंकि बच्चों बलयुग्म आघूर्ण होता है, बलयुग्म आघूर्ण होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के मध्य, बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो बच्चों यहां पर जो बल की क्रिया रेखाएं हैं, बल के जो परिमाण हैं, तो बल के परिमाण हमारे कितने हैं? ई क्यू। तो यहां पर बच्चों बलयुग्म आघूर्ण हो गया हमारा टाउ, और जो बल है हमारा वो है ई क्यू या एफ अभी लिख लेते हैं। और बच्चों बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी जो है वो BC। तो बच्चों अगर यहां पर हम समकोण त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज है हमारा ABC, इसमें अगर हम साइन थीटा लेते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा हमारा होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा BC, यही हमें ज्ञात करना है, और कर्ण है हमारा AC और AB। तो बच्चों जो AB हमारा है उसकी लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है वो होती है 2L। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन 2L। तो बच्चों BC का जो मान हो गया वो 2L साइन थीटा होगा। तो अब बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर BC के स्थान पर 2L साइन थीटा लिख सकते हैं और F के स्थान पर EQ लिख सकते हैं। ये हमारा दोनों समीकरण में जो बल का मान है। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू हो गया हमारा EQ और लंबाई हो गई, लंबवत दूरी हो गई 2L साइन थीटा। बच्चों एक तरीका और अपना सकते हैं लंबवत दूरी का। देखिए 2L का ये घटक AC 2L cos थीटा बनेगा और 2L का ये लंबवत घटक 2L साइन थीटा बनेगा। तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2L होता है, तो यहाँ पर हम P लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण PE साइन थीटा। तो बच्चों ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण है वो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा है। तो बच्चों आसानी से आप इसको देख लीजिए, सरलता से आप इसको समझ लीजिए, और साथ में एक काम करिए, इसका नोट्स भी बनाते चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे और खींचते हैं, और इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे इस समीकरण का सदिश रूप क्या होगा, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी साम्य स्थिति क्या होगी, अर्थात किस स्थिति पर इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल तथा परिणामी बलयुग्म आघूर्ण शून्य होगा। तो बच्चों सबसे पहले इसका सदिश रूप देखते हैं। तो सदिश रूप में बच्चों करना क्या है, सदिश रूप में यह हमारा चूंकि टाउ इज इक्वल टू दिया हुआ है PE साइन थीटा, तो जब हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा
बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण हमें पता है, दिशा साथ में जोड़ देना है एन कैप, जहां एन कैप बच्चों इस बलयुग्म आघूर्ण की दिशा है। अब बच्चों देखिए यहां पर पी साइन थीटा, चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी हम लोग जानते हैं कि होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो बच्चों इसी सिद्धांत को यहां पर लगा करके हम वेक्टर टाउ इज इक्वल टू सदिश गुणन की सहायता से इसको वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिख सकते हैं, अर्थात पी साइन थीटा एन कैप। तो बच्चों ये हमारा बन गया वैद्युत द्विध्रुव जब एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी जाती है तो उस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सदिश रूप, और इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर बच्चों? अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने सदिश रूप जरूर देखा है, लेकिन इसकी दिशा किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा सदैव उसके ऋणावेश से धनावेश को मिलाने वाली रेखा से प्रदर्शित होता है। क्लियर बच्चों? तो यहां हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी की दिशा पता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता है। इन दोनों दिशाओं की सहायता से वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण की दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये समझिए बच्चों। जैसे पहला सदिश है हमारा वेक्टर P और दूसरा सदिश है वेक्टर E। तो यदि पहले सदिश वेक्टर P से वेक्टर E का जो कोण है ये हमारा दक्षिणावर्त हो, मतलब क्लॉकवाइज हो, तो ऐसी दशा में बच्चों ये कोण हमारा ऋणात्मक होगा, और वेक्टर P और वेक्टर E से बने तल के अभिलंबवत भीतर की ओर बलयुग्म आघूर्ण की दिशा या इसके एकांक सदिश एन कैप की दिशा होगी। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इस दशा में जो इस वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण आरोपित हो रहा है उसकी दिशा वेक्टर P और वेक्टर E से बनने वाले तल के अभिलंबवत भीतर की ओर है, अर्थात इस समय बोर्ड के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर भीतर की ओर इस बलयुग्म आघूर्ण की दिशा है। दूसरी बात बच्चों यहीं पर अगर मान लीजिए कि वेक्टर E और वेक्टर P कुछ इस प्रकार हो, मतलब वेक्टर P से वेक्टर E का जो कोण है वो वामावर्त दिशा में हो, वामावर्त मतलब इस प्रकार और दक्षिणावर्त मतलब इस प्रकार, मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो बच्चों ये अगर कोण हमारा वेक्टर P से वेक्टर E का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वामावर्त है, तो फिर ये प्लस थीटा होगा। ऐसी दशा में बच्चों जो बलयुग्म आघूर्ण की दिशा होगी वो वेक्टर P और वेक्टर E से बनने वाले तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो मतलब बच्चों यहां पर जो वेक्टर टाउ की दिशा है वो वेक्टर P और वेक्टर E से बनने वाले तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, मतलब एन कैप जो बलयुग्म आघूर्ण की दिशा को व्यक्त करता है और वेक्टर टाउ जो बलयुग्म आघूर्ण को परिमाणवत दिशा के साथ व्यक्त करता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण का मान, उसका परिमाण और उसका सदिश रूप और उसकी दिशा को ज्ञात करना। अब बच्चों हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसकी साम्य स्थिति क्या होती है। क्लियर बच्चों? तो साम्य स्थिति किसी भी चीज की इक्विलिब्रियम कंडीशन, किसी भी निकाय की जो साम्य अवस्था होती है वो कहलाती है कि उस निकाय पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो शून्य होना चाहिए। साम्य स्थिति देखनी हमें वैद्युत द्विध्रुव की, परिणामी बल शून्य होना चाहिए, और दूसरा उस पर लगने वाले समस्त बलयुग्म आघूर्णों का जो योग होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। तो चूंकि वैद्युत द्विध्रुव पर पहले से ही दो बल लग रहे हैं और दोनों के परिमाण समान है और इनकी दिशाएं विपरीत हैं, तो ये तो एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, अर्थात इस वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी परिणामी बल नहीं लग रहा। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित परिणामी बल जो है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित परिणामी बल वो शून्य होना चाहिए और वो शून्य है भी। आरोपित परिणामी बल
वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति के लिए। तो बच्चों सिग्मा वेक्टर एफ इज इक्वल टू होना चाहिए 0, और वो है यहाँ पर 0, क्योंकि हमारा जो सिग्मा वेक्टर एफ में जो पहला बल है वो अगर दाईं ओर है तो दूसरा बल हमारा बाईं ओर है, तो EQ माइनस EQ ये परिणामी बल हमारा शून्य हो जाएगा। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का मान शून्य कब होगा? पुनः बलयुग्म आघूर्ण का मान भी शून्य होना चाहिए। तो बलयुग्म आघूर्ण जो आरोपित हो रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर वो है PE sin थीटा इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, और साम्य स्थिति के लिए टाउ भी 0 होना चाहिए। साम्य स्थिति के लिए जो बलयुग्म आघूर्ण है टाउ ये भी हमारा 0 होगा। तो बच्चों PE sin थीटा का मान अगर हम शून्य कर देंगे तो देखो P हमारा 0 नहीं है, E भी हमारा 0 नहीं है, लेकिन साइन थीटा का मान 0 हो सकता है। और साइन थीटा का मान 0 कब होगा? जब साइन 0 होगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो वैद्युत द्विध्रुव साम्य स्थिति में होगी। अर्थात इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण शून्य होगा, और इसे हम वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति कहेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति में जो साम्य स्थिति होती है तो वैद्युत द्विध्रुव जब हमारी वैद्युत क्षेत्र की अनुदिश रखी होगी, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कामा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, तो बच्चों ऐसी स्थिति वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति कहलाती है, क्योंकि यहां पर हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण थीटा बराबर 0 देखा है जब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण शून्य होगा। अब बच्चों इसी के साथ हम लोग बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर उसकी रचना करेंगे और फिर उसको घुमाएंगे। तो बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है उसका मान कितना होगा। क्लियर बच्चों? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो अगला है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू रोटेट an electric dipole inside uniform electric field। तो बच्चों एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखना है और उस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाने में जो किया गया कार्य होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। तो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब हम इसके भीतर रख देते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। तो ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव AB इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी है, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है बच्चों ऋण से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, जो कि वेक्टर P है। और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से जो कोण बना रही बच्चों इस स्थिति में, वो कोण हमारा थीटा है। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर E। तो बच्चों चूंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है बलयुग्म आघूर्ण, तो ऐसी स्थिति पर जब एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में
क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली वैद्युत द्विध्रुव स्थित होगी, आघूर्ण वाली वैद्युत द्विध्रुव स्थिति होगी, तो वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण क्या होगा? बल युग्म आघूर्ण क्या होगा? तो बच्चों ये बल युग्म आघूर्ण बनेगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब बच्चों देखिए, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाते हैं तो जैसे जैसे कोण का मान बदलेगा वैसे वैसे बल युग्म आघूर्ण का मान भी बदलेगा। अर्थात जो टाउ है वो कोणीय विस्थापन थीटा का एक फलन है। अर्थात ये जो हमारा टाउ है वो टाउ थीटा का एक फलन है, मतलब ये परिवर्ती बल युग्म आघूर्ण, परिवर्ती बल युग्म आघूर्ण। तो बच्चों परिवर्ती बल युग्म आघूर्ण के केस में जो हमें कार्य ज्ञात करना है वो कार्य हमारा समाकलन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। पहले हम छोटे थोड़े कोणीय विस्थापन के लिए कार्य को ज्ञात करेंगे, अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापनों में कार्य को ज्ञात करेंगे, फिर उन सब का योग कर देंगे। तो सबसे पहले हम अगर इस थीटा कोणीय स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? बच्चों वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोणीय स्थिति से अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है बच्चों? तो कार्य है यहां पर, चूंकि कार्य बराबर बल युग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। जैसे बच्चों रेखीय गति में कार्य होता है बल गुणे बल की ही दिशा में विस्थापन, वैसे ही घूर्णन गति में कार्य होता है बल युग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन या बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो बच्चों यहां पर जो हमारा कार्य बनेगा dw, बलाघूर्ण लग रहा है टाउ थीटा स्थिति पर, अवतन सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक, इस बल युग्म आघूर्ण के मान को हम नियत मान लेंगे, तो टाउ इंटू डी थीटा ये हमारा कार्य हो जाएगा। तो अब बच्चों यहां पर हम लोग जो है टाउ के मान को यहां पर रख देते हैं, तो हमारा जो कार्य बनेगा dw इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव को हमें कहां से कहां तक घुमाना है? तो मान लीजिए सपोज दैट ये θ1 कोणीय विस्थापन से हम इसको, भाई इसमें बल युग्म आघूर्ण, ये बल इधर लगेगा, ये बल इधर लगेगा, जो इसमें बल युग्म आघूर्ण लग रहा है उस बल युग्म आघूर्ण की विपरीत दिशा में इसको घुमाने में हमें जो कार्य करना होगा वो हम कुल कार्य ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर θ1 कोणीय स्थिति से थीटा बराबर θ2 कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? किया गया, तो ये बच्चों हेडिंग थी, किया गया कुल कार्य देखेंगे। तो बच्चों कुल कार्य जो निकल कर आने वाला है वो हमारा हो जाएगा समाकलन dw कहां से कहां तक? θ1 कोणीय स्थिति से θ2 कोणीय स्थिति तक, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों यहां पर dw हो गया कुल कार्य हमारा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोणीय स्थिति θ2 कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। अब जब वैद्युत द्विध्रुव घुमाएंगे तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नियत होने वाले हैं, तो नियतांक को ले लेंगे बच्चों समाकलन से बाहर, तो ये बन जाएगा θ1 से θ2 और साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का जो समाकलन सूत्र होता है बच्चों वो आपको याद रखना चाहिए, साइन थीटा का समाकलन सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों?
साइन थीटा का समाकलन सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा, तो पीई ये साइन थीटा का समाकलन सूत्र हो गया माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 कोण से हमको थीटा 2 कोण तक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है। तो बच्चों W इक्वल टू हो गया हमारा पीई। अब लिखेंगे हम अपर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा 2, फिर लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, फिर ये हो गया हमारा कॉस थीटा 1। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा बन गया वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम थीटा 1 कोणीय स्थिति थीटा 2 कोणीय स्थिति तक घुमाते हैं तो बलयुग्म आघूर्ण हमारा बन गया पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो बच्चों याद रखना, किस कोण से घुमाना प्रारंभ कर रहे हो और किस कोण तक घुमाते हो वो कोण आपको यहां लिख देने हैं, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहां लिख देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहां लिख देना है, और आप वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य W को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यदि बच्चों यदि वैद्युत द्विध्रुव को हम साम्य स्थिति अर्थात थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा 2 इक्वल टू थीटा कोण तक घुमाए, कोण तक घुमाने में अगर कार्य ज्ञात करें तो वो बच्चों इसी सूत्र के माध्यम से W इक्वल टू पी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, वो बनने वाला हमारा W थीटा इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना बच्चों, यह कार्य वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने के लिए है, और ये किसी भी कोणीय स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने के लिए है। थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक के लिए ऊपर वाला सूत्र, और नीचे वाला सूत्र हमारा साम्य स्थिति से थीटा कोण तक के लिए। तो ये बच्चों जूल में आ जाएगा। तो बड़े ही आसानी से सरलता से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, इसको कॉपी में भी नोट कर लेंगे, और हम तो कहते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो के खत्म हो जाने के बाद, आराम से इसको आप नोट करना। बच्चों आयुष पांडे फिजिक्स में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, बिल्कुल एकदम सरलता से आप पूरा जो है डेरिवेशन समझ जाते हैं। आप रेगुलर क्लास को अटेंड करें, रोज रात 9 बजे ये क्लास होती है। बच्चों आपको पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, एग्जाम में आपको अच्छे अंक लाने हैं, तो इसके लिए आपको करनी होगी मेहनत, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होगी। बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में उसकी रचना करते हैं और उसको किसी कोण तक घुमाते हैं, मतलब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी कोणीय स्थिति में रखी हो, तो उस पर उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर वो क्या होगी। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो हमें सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव को स्थापित करना है, फिर तो रचना करने में उसकी जो कार्य होगी, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन आवेश और ऋणावेश इन दोनों आवेशों के द्वारा जो वैद्युत द्विध्रुव की रचना होगी उसकी रचना में किए गए कार्य को ज्ञात करना है, और साथ में बच्चों वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य होगा उसको ज्ञात करना है, और इन दोनों कार्यों को जोड़ देंगे तो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र की किसी भी स्थिति में रखी वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कुल कार्य आ जाएगा, और एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत आवेश के निकाय पर किया गया कुल कार्य वही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, जैसा कि आप लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट में कल पढ़ा हुआ था। तो बच्चों देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field, क्लियर बच्चों? तो देखते हैं हम लोग, ये है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखी है ए बी। क्लियर बच्चों? तो ये है वैद्युत द्विध्रुव का ऋण q आवेश, ये है वैद्युत द्विध्रुव का धन q आवेश। अब बच्चों धन q आवेश पर इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और जो ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F = EQ बल लगेगा, और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F = EQ बल लगेगा। क्लियर बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव के इन दोनों आवेशों के बीच जो विस्थापन है बच्चों वो 2L। क्लियर? तो अगर हम इन दोनों आवेशों को मिला देते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की शून्यात्मक स्थिति होगी। उस स्थिति में इस निकाय के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थितिज ऊर्जा शून्य, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। अब हम ऋण q आवेश और धन q आवेश को अगर एक दूसरे से 2L विस्थापन तक खींच कर ले जाते हैं तो जो हमारा किया गया कार्य होगा वो बल गुणे विस्थापन होगा, लेकिन बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, इसलिए बच्चों वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ये जो किया गया कार्य है वो हमारा ऋणात्मक आएगा। क्लियर बच्चों? मतलब बाह्यकर्ता को कार्य नहीं करना पड़ेगा, धन और आवेश पर अपने आप बल लगेंगे और ये आवेश अपने आप दूर हो जाएंगे, अर्थात यह कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन q आवेश पर आरोपित वैद्युत बल कितना होगा हमारा वैद्युत बल? वो हो जाएगा F = EQ, और वो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्लियर? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह वैद्युत क्षेत्र के भीतर ऋण q आवेश पर आरोपित बल, तो वो हो जाएगा बच्चों F = EQ, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने में किया गया कार्य। तो बच्चों ध्यान देखना, यहां बाह्यकर्ता को कार्य करना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूर चले जाएंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल के कारण। तो यह कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। बल और विस्थापन देखिए, बल इधर है तो विस्थापन इधर है, बल इधर है तो विस्थापन, बल और विस्थापन बच्चों विपरीत दिशा में। तो जो कार्य होता है हमारा साम्य स्थिति में रचना कर रहे हैं तो W0 कर देंगे इसको, और जो बल लग रहा है वो हमारा यहाँ पर EQ है, और बल की विपरीत दिशा में विस्थापन है तो इसको -2L ले लेंगे। अब बच्चों Q × 2L होता है हमारा P, तो ये बन जाएगा हमारा W0 = PE। तो जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति में रचना करने में किया गया कार्य है वो हमारा PE, वो भी माइनस में, क्लियर बच्चों? -PE जूल कार्य है। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को इसकी साम्य स्थिति से यदि थीटा कोण तक घुमाया जाए तो कार्य कितना होगा? तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है हमारा वो यहाँ वेक्टर P है, और अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में इसकी साम्य स्थिति से थीटा कोण तक घुमाएंगे तो किया गया कार्य W θ हमारा PE cos θ होगा। क्लियर बच्चों? तो अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को
साम्य स्थिति अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य निम्न प्रकार होगा। तो वो अभी बच्चों इसी डेरिवेशन से पहले हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। W थीटा इज इक्वल टू PE कॉस थीटा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो पहले समीकरण में धनावेश पर बल देखा, दूसरे समीकरण में ऋणावेश पर बल देखा, तीसरे समीकरण पर साम्य स्थिति में वैद्युत ध्रुव की रचना करने में किए गए कार्य को देखा, और चौथे समीकरण में हमने वैद्युत ध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य को देखा। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव में किया गया कुल कार्य सॉरी बच्चों, ये हमारा आया था PE1 माइनस कॉस थीटा, PE1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? तो PE1 माइनस कॉस थीटा था ये, और वैद्युत द्विध्रुव में किया गया कार्य जो आया हमारा वो W थीटा, W इज इक्वल टू W नॉट प्लस W थीटा। क्लियर? तो ये हमारा बन जाएगा W माइनस PE, भाई समीकरण 3 समान रखेंगे और समीकरण 4 समान रखेंगे, प्लस PE1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। तो बच्चों PE से PE कैंसिल हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। और बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से अगर हम लोग समझें, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से तो विद्युत क्षेत्र के भीतर इस वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया जो कुल कार्य है W, वही इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, अर्थात U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। तो बच्चों बस आपको ये पता हो कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव किस कोण पर रखी है, तो आप उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P को रखकर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें रखी है वो उसके मान को रखकर, और किस कोण पर वैद्युत द्विध्रुव उस कोण के मान को रखकर उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों बेहद ही सरलता से हम लोगों ने कंप्लीट की है आज की क्लास, और आप आशा करता हूं कि आप इन कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी के साथ समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें बच्चों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों अपने दोस्तों से ज़रूर बताएं कि आयुष पांडे फिजिक्स में सर जी हमारे बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करके एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। उनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है और हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज की कक्षा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।